कल की शानदार रिकवरी के बाद आज फिर से है कमजोर शुरुआत के संकेत। दुनिया भर के बाजारों से संकेत हैं मिले जुले और भारतीय बाजारों में आज का सेशन रहेगा बेहद अहम। क्यों है? क्योंकि हफ्ते की है आज एक्सपायरी। कैसा रहेगा ट्रेड सेटअप और क्या करें आप, इस पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन तो भरपूर होने वाला है। स्क्रीन पर आपकी वीकली एक्सपायरी है। कल हमने जबरदस्त रिबाउंड देखा 8 दिनों की गिरावट के बाद। क्या आज कुछ फॉलो ऑन एक्शन आपको बाजार में दिख रहेगा? ये है बड़ा सवाल जिस पर करनी है अनिल जी से भी बातचीत। मॉर्निंग सर, बताएं। एक तो पहले आज ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं, फिर कई चीजों पर आपसे बात। वेरी गुड मॉर्निंग। भले 50 पॉइंट नीचे, हाँ वेरी गुड मॉर्निंग। संकेत उतने खराब नहीं है। बिल्कुल, तो थोड़े बेहतर संकेतों के बीच आइए पहले आज के ट्रिगर्स जान लें। अमेरिका में उतार चढ़ाव के बीच रही है सुस्ती और कमजोरी। नैस्डैक गिरा है, डाउ सुस्त बंद हुआ है, हल्के हरे निशान में 5 पॉइंट ऊपर। 10 साल के बॉन्ड यील्ड्स 4% के ऊपर और 4 महीनों की ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ ये बॉन्ड यील्ड वाला मामला है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड्स है वो अमेरिका की तेजी से बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है। बड़े ऑर्डर्स की धूम है आज। HAL, LNT, RVNL, ये सारी वो कंपनियां जिनको बड़े बड़े भरपूर ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। अदानी वाले मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ सकता है और उस पर भी नजर आएगी, क्योंकि पिछले 2 दिनों से ये स्टॉक काफ़ी तेज दौड़ लगाते हुए नजर आए हैं। तो ये आज के लिए आपका पूरा का पूरा एक्शन वाला स्टॉक। तो एक्शन तो सर ज़बरदस्त होने ही वाला है। ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें सर, थोड़ा यहाँ पर कल मूड माहौल हमने बिगड़ते हुए देखा है। इस पर हमें करना है फोकस। हमारे बाज़ारों में भी हमने देखा है कि कल तो एक ज़बरदस्त रिबाउंड आया था, इसकी करनी है बातचीत। और आज के प्रावधान की बात करें तो कल जो हम सुबह बात कर रहे थे, कल की रैली से पहले जो हमने एक सुबह बात करी थी जी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। उस पर आगे क्या एक्शन दिख सकता है? पहले शुरुआत कहाँ, ग्लोबल से करें? ग्लोबल आप बोले, आप जो सकें। हाँ, नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि कल जो हमने एक खास बातचीत करी थी उसका क्या? अच्छा, वहाँ से। ओके, तो कल एक आपके सामने हमने जो डेटा पॉइंट रखा था, रिसर्च रखी थी, उसमें ये था कि 2011 से लेकर 2022 तक जितनी भी बार लगातार 3 कैलेंडर महीने में बाजार गिरा है, जनवरी, फरवरी, मार्च या जून, जुलाई, अगस्त, काइंड ऑफ 3 महीने, जो महीने उस 3 महीनों में जब जब भी बाजार गिरा है, उसके बाद चौथे महीने में बाजार ने रिकवरी दिखाई। ये रिसर्च हमने आपके सामने रखी थी आपको भरोसा दिलाने के लिए। और इंटरेस्टिंगली या संयोग देख लीजिए कि मार्च महीने के पहले दिन आप हरे निशान में बंद हुए भी, लेकिन इस रिसर्च को हमने आगे और बढ़ाने का काम किया है और इसे हम 2 तरीके से आगे बढ़ाएंगे। 3 के बाद तेजी। आज हम ये विशेष कार्यक्रम आपके सामने रखें, इसमें 2 तरीके से इसे आगे बढ़ाएंगे। एक, तेजी अगर चौथे महीने में होती है तो कितनी, और दूसरा, होती तो कब होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। हाँ, कितनी होती है और कब होती है, क्योंकि पूरा महीना है। अब हम आपको और ज्यादा पिन पॉइंट करके बताएंगे कि कब होती है। तो इस रिसर्च को जो कल आपने देखी उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तेजी कितनी होती है, और सिर्फ एक बार ऐसा रहा है पूरे 12 साल में या हल्का सा मतलब फ्लैट बंद हुआ था। बाकी सारे केसेस जितने भी है उनमें सब में 3 महीनों की गिरावट के बाद चौथे महीने बाजार मजबूती के साथ बंद होते हुए। अब दीप क्या है, अभी का जो मामला है ये तो आज का सोच ले कल की तेजी के बाद, अदरवाइज कोई ये मानने सुनने को तैयार भी नहीं होगा कि चौथे महीने तेजी भी हो सकती है। हो ना हो अलग बात है, लेकिन आप कुछ न कुछ जो प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं वो पास्ट डेटा के बेसिस पे करते हैं। हर बार पास्ट डेटा सही हो ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन आपका अनुमान तो उसी पर बनेगा। चार्ट तभी बनते जब प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन आ जाए, राइट। फंडामेंटल्स भी अगर आप फंडामेंटल्स के बेसिस पे भी आप रिसर्च करने की कोशिश करते हैं तो जो फ्यूचर प्रेडिक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए पास्ट के डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे आप कर पाते हैं। सिमिलरली ये एक तरह से क्वांटिटेटिव रिसर्च है जिसमें हमने कुछ पास्ट डेटा को आपके सामने रखने की कोशिश की। देखते हैं इस बार भी वो डेटा सही होते नहीं होते, लेकिन देखना समझना जरूरी है। बिल्कुल सर। अगर रिसर्च सही हुई तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर दिखेगी। अरे वाह, जबरदस्त। तो कल तो एक बढ़िया मूड हमने कर ही लिया था बाजार की तेजी से पहले। आज उस मूड को और बेहतर करने के लिए एक खास रिसर्च आ रही है आपके लिए। 8:55 को जुड़े रहिए हमारे साथ। आज तो एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट भी नए अवतार में आ रहे हैं। बिल्कुल नए अवतार में है और 10:30 बजे आज हम ये शो करने जा रहे हैं और 10:30 बजे हम आज पूरा फोकस करेंगे दुनिया भर में भारतीयों के बढ़ते हुए दबदबे पर, चाहे वो विदेशी कंपनियां हों जिनकी कमान ज़्यादातर भारतीयों के हाथ में, या फिर दुनिया भर में राजनीति में भी हमारे भारतीय काफ़ी मजबूती से उतरते हुए दिख रहे हैं। इनसे हमें क्या लेसन्स लेने हैं, हमें क्या सीखना है और आगे
और कौन से हैं ऐसे इंडियंस जो दुनिया भर में देश का नाम बड़ा कर सकते हैं। तो मेन फोकस जो है वो फोकस है कि क्या ऐसी क्वालिटीज़ है जो भारतीयों को दुनिया भर में सबसे आगे कर रही है। ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस पर आपको फोकस करना है। तो चलिए, बड़ी खास एक्सक्लूसिव रिसर्च आपके लिए आने की तैयारी में है और एक खास प्रोग्राम भी बग्गा साहब के साथ, वो अपने रेगुलर शो में तो हमारे साथ जुड़ेंगे, बट एक खास एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स भी आ रहा है आपके लिए। अच्छा, ग्लोबल बाजारों की बात निकली तो अब जरा समझाइए सर कि कल अमेरिका में क्या हुआ, और ये तो बॉन्ड यील्ड की 4% के ऊपर आ गई। हाँ, अमेरिका में अब धीमे धीमे ना दीप 0.5% की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की राय मजबूत होती दिख रही है। हुआ ये है कि 22 मार्च को जो अब अगली पॉलिसी आएगी फेड की तरफ से, आम धारणा पहले यही थी कि 1/4% ब्याज दरें बढ़ेगी, और कल ये आंकड़ा ज़्यादातर लोगों का यही मानना था, 76% लोग ये मान रहे थे कि 1/4% बढ़ेगी, यानी कि 24% ही लोग ऐसे थे जो 0.5% के पक्ष में थे। फेड के एक माननीय सदस्य हैं, उन्होंने कल ये बयान दिया कि 0.5% भी हो सकती है। उसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर 34-35% के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है, यानी कि अब अगली फेड की मीटिंग में फिर से 0.5% बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है। अब कल बग्गा साहब से भी हम बात करते थे, उनका ये कहना था कि एक बार आप 25 बेसिस पॉइंट करके वापस 0.5% करेंगे तो उसके मतलब सेंटिमेंटल असर आप पे सवाल बहुत ज्यादा होंगे कि फिर आपने 0.5% करने में हड़बड़ी जल्दबाजी क्यों मचे। अब प्रॉब्लम यही है, करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। सो आई थिंक इस लिहाज से अब 22 मार्च की जो फेड की मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हुई दिख रही है, जिस पर आपको फोकस करना है। कल अमेरिकी बाजारों में मजबूत शुरुआत के बाद जो गिरावट आई वो इसी वजह से आई है। ये जो भाई साहब जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, कशकारी साहब है, हाँ, दूर से इंदिरा गांधी जैसे दिखते हैं मुझे। तो इनके बयानों की वजह से अमेरिकी बाजारों का मूड माहौल बिगड़ा। जो आपके बॉन्ड यील्ड है लंबे समय बाद 4% के ऊपर फिर से निकले। हालांकि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा घटकर 104.50 के आसपास आया है, लेकिन जो गिरावट की वजह, अच्छा एक और अपुष्ट खबरें हैं जो रॉयटर्स के हवाले से आई है आज सुबह सुबह, जिस पर हमने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हालांकि डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा उस पर रिएक्शन दिया है, 125 पॉइंट 150 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर था, घटकर 25-50 पॉइंट ऊपर रह गया। वो एक ये थी कि रॉयटर्स ने एक खबर डाली है कि अमेरिका चीन पर भी सैंक्शंस लगा सकता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि चीन ने यूक्रेन और रशिया वाले युद्ध में रशिया की मदद की है। साल भर लग गया ये जानने में या मतलब कई बार होता है ना कि अगर समझो मुझे दीप से कुश्ती करनी है तो मैं सोचूं कि थोड़ा दीप को बताता नहीं हूँ, थोड़ी पहले अपनी तैयारी कर लेता हूँ, रोज में हेल्थ बनाता हूँ, खा पी लेता हूँ, थोड़ी सी कसरत वगैरह कर लेता हूँ, फिर मैं दीप को अचानक से बोलूंगा आइए अब कुश्ती करते, तो दीप तो तैयार ही नहीं है ना लगे एक साल अब आई है खबर, थोड़ा सा लिमिटेड इम्पैक्ट है, बट अब रशिया यूक्रेन वाले मामले पे अब चाइना पर अमेरिका सैंक्शन लगाने जाए एक साल बाद, थोड़ा हंसी वाली बात है। बट आई है रॉयटर्स पे खबर, लेकिन ये ऑफिशियल खबर नहीं है, इसलिए हमने इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन हल्का सा डाउ फ्यूचर, आई डोंट नो रिएक्शन इस वजह से आया किसी और वजह से आया, ये कहना भी मुश्किल है, लेकिन हाँ वो खबर आने के बाद थोड़ा सा डाउ फ्यूचर ऊपर से नीचे आया, बस इतना ही है। सो ओवरऑल अमेरिका के संकेत मिले जुले हैं। अमेरिकी बाजार अभी भी बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मजबूती होती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, कमजोर होते हैं, सपोर्ट आ जाता है, सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच वहां पर कारोबार है। सो आई थिंक फिर से इस बार की पॉलिसी, हम सोचते हैं अगली बार की पॉलिसी जरूर मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, लेकिन फेड है कि अपनी रिलीवेंस और इम्पोर्टेंस कम नहीं होने दे रहा बिल्कुल शायद फेड या फिर डेटा हो सकता है जो उस तेजी से नीचे नहीं आ रहे महंगाई के, जो शायद फेड आप हम सब देखना चाहते हैं, परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल सर, तो नजर है एक बार के लिए अब हिंट आ गए फेड की तरफ से कि 0.5% का भी वो सोच विचार कर रहे हैं। अभी 3 हफ्ते हैं पॉलिसी आने में, बट वहाँ पर हमारी नज़र है। अच्छा सर, हमारे बाजारों की बात करते हैं। चलिए, ग्लोबल सुस्ती तो आज ठीक है, बट कल जो हमारा एक बढ़िया रिबाउंड आया 8 दिन की गिरावट के बाद, और जो आप कल क्लोजिंग में बोल रहे थे ऐसे लेवल पर बंद हुआ है कि ये नहीं इंडिकेट कर रहा कि आगे क्या करें, तो जरा बताएं इसके बारे में थोड़ा। एग्जैक्टली। और दीप आप देखिए कि कल क्लोजिंग में कौन कह सकता है 50-75 आप नीचे खुलेंगे जी, राइट। अब खुलेंगे भी कि नहीं वो भी पता नहीं, लेकिन अभी तो दिख रहे हैं जी। बेसिकली आज एक पॉजिटिव क्लोजिंग चाहिए बस। 17,450 की 465 के ऊपर की मिल जाए आज तो बहुत बढ़िया, और 17,550 के ऊपर मिल जाए तो कहने ही क्या। तो 2 क्लोजिंग मिल जाए, 17,465 ठीक है, 17,550 बहुत बढ़िया। ये 2 क्लोजिंग आज की। क्या नहीं चाहिए, 17,300 के नीचे की नहीं चाहिए।
वैसे तो 17,300 भी अपने आप में 150 नीचे है, लेकिन 17,300 के नीचे की क्लोजिंग आपका नया नीचे का रास्ता खोलती है। बैंक निफ्टी 40,700 यहीं पर बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 41,000 के ऊपर बंद हो, बहुत ही बढ़िया। क्या नहीं होना चाहिए? जो नहीं होना चाहिए वो क्लोजिंग दूर की है, 39,900 की है, लेकिन मैं 39,900 के बजाय अब ये कहूँगा कि 40,250 पर फोकस कीजिए। अगर अब 40,250 के नीचे बंद होता है आज, तो पहला थोड़ा सा चिंता की बात है, अदरवाइज 39,900 है, ये लेवल्स है जिन पर आपको फोकस करना है। तो एकदम शॉर्ट टर्म के लिहाज से 40,250 और 17,300 ये क्लोजिंग बेसिस पे नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट है। ऊपर 41,000 बैंक निफ्टी पर और 17,550 निफ्टी पर ये क्लोजिंग बेसिस पे इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। तो तब तक आपके लिए दोनों तरफ का मौका है। गैप से खुलेंगे नीचे, सपोर्ट रेंज में आएंगे, वहां लीजिए। सपोर्ट पे लेना भी 100%, ठीक है, 100% लेना है, कोई चिंता की बात नहीं, लेना ही है। फ्लैट खुले और थोड़ा सा ऊपर आ गए तो देना भी है। अच्छा, दोनों तरफ कॉन्ट्रा ट्रेड लेके आपको काम करना है। बदला कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज, ट्रेडिंग रेंज आपकी थोड़ी ऊपर शिफ्ट हुई। लेकिन एक दिन की रिकवरी से अगर आप सोचो कि बॉटम बन गया, वो भी गलत है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आपको बार बार मौके देगा बाजार। नो डाउट कल बहुत अच्छी मजबूती दिखाई, लंबे समय बाद दिखाई, इसको एंजॉय कीजिए। और वो एंजॉय करने का तरीका ये कि जब गैप से नीचे आए और सपोर्ट लेवल पे आए तो लीजिए। इसी तरह से एंजॉय होगा, खाली देखने से एंजॉय नहीं होगा, सही लेवल पर एंट्री करने से होगा। तो वो एंट्री आपकी, और चाहे वो लॉन्ग साइड पे हो चाहे शॉर्ट साइड पे हो, एकदम टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए, लेवल्स परफेक्ट होना चाहिए। बाकी दीप एक चीज और जो अभी डिस्कस करना चाहता हूँ वो एफआईएस के डेटा को लेकर। जी सर, बड़े दिनों बाद एफआईएस की सेलिंग प्रेशर थोड़े से कम होने के संकेत आए। कैश मार्केट में सिर्फ 425 करोड़ की बिकवाली की है, 638 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे और 975 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। तो नेट डायरेक्शनली आप देखेंगे तो खरीदारी का आंकड़ा एफआईएस की तरफ से एक तरह से आप मान सकते हैं। और लोकल फंड ने एफआईएस के नहीं बेचने के बावजूद 1500 करोड़ की अच्छी खरीदारी दिखाई है। तो आंकड़े थोड़े से बेहतर है। तो आपको दो चीज़ों का सपोर्ट मिलेगा, एक एफआईएस के डेटा का और दूसरा कल से थोड़े ठीक हुए सेंटिमेंट का। और इसीलिए इंपॉर्टेंट और पहले सपोर्ट लेवल पर दो टुकड़ों में आपको खरीदारी करनी है। पहला सपोर्ट लेवल कहाँ है? 17,400। इंपॉर्टेंट कहाँ है? 17,300 350 के बीच में, वहाँ पर आपको टुकड़ों में लेना है। बैंक निफ्टी में सिमिलरली पहला सपोर्ट कहाँ है? 40,500। इंपॉर्टेंट 40,275 40,375। इस तरह से आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिए। फिर जैसा स्क्रीन पर आए, ये वैसा एग्जाम वाला मामला है, पढ़ के सब जाओ, करेक्ट, जो आ जाए उसका जवाब आपको परफेक्ट देना है। तैयारी होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए कि ये सवाल आएगा तो मुझे इसका ये जवाब देना है। वैसे ही आप हर रोज 9:15 बजे एग्जाम में बैठते हो, आपकी तैयारी रहनी चाहिए कि ये लेवल आएगा, इस तरह का माहौल होगा, उस समय ये 4 चीज मुझे देखनी है कि डाउ क्या दिख रहा है, फ्यूचर्स क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी का कोरिलेशन कैसा दिख रहा है, ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो कैसा नजर आ रहा है। ये सारी चीजें खट से आप देखने के लिए 30 सेकंड चाहिए। राइट, लेवल आया 30 सेकंड में चीज देखिए, आपका एक्शन हो सकता है। सो वो अलर्टनेस, स्मार्टनेस आपकी तभी होगी जब आप पढ़ाई करके जाएंगे। करेक्ट, ठीक है। चलिए आज की पढ़ाई की करनी शुरुआत से, उससे पहले एक स्टॉक के बारे में जानना चाहूँगा, या ग्रुप के बारे में, अदानी ग्रुप, क्योंकि थोड़ा यहाँ से भी सेंटिमेंट पर इम्पैक्ट आता ही रहता है, हालांकि अब थोड़ा कम हो गया है। बट कल इनके सारे कैश स्टॉक्स में लंबे समय बाद रिबाउंड आया था, स्पेशली अदानी टोटल आई थिंक 22 दिनों के बाद, अदानी एंटरप्राइजेज आई थिंक 2 दिनों में बढ़ा है। बट एक रिपोर्ट चल रही थी रॉयटर्स की तरफ से कि $3 बिलियन की फंडिंग इन्होंने सिक्योर कर ली कुछ सॉवरेन वेल्थ कल आई थी। उस पर कंपनी का क्लैरिफिकेशन नहीं आया, बट ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट डाली है कि कंपनी का ऐसा कहना है कि ये नहीं है, इस खबर का खंडन करा है। तो किसे माने किसे नहीं माने, और ये जो खंडन आया ये फिर क्या वापस सेंटिमेंट बिगाड़ेगा? इसमें दो चीजें हैं। आई डोंट नो सेंटिमेंट कितना बिगाड़ सकता है, नहीं बिगाड़ सकता है। स्टॉक का प्योरली डिमांड सप्लाई पर चल रहे हैं। सेलिंग प्रेशर है तो स्टॉक पिटेंगे, और एग्रेसिव सेलर्स बेचकर चले गए तो स्टॉक शायद रिकवर कर रहे हैं। जो कल आपने देखा 22 दिन लोअर सर्किट खाने के बाद 87% टॉप से गिरने के बाद अदानी टोटल गैस ने कल पहली बार रिकवरी दिखाई, और कल लंबे समय बाद पहली बार आपको अदानी ग्रुप के कैश मार्केट के सारे शेयर, पावर, अदानी विलमार, ये सारे के सारे आपको ऊपर के सर्किट पर दिखे। सो आई थिंक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है दीप। एक तो ये खबर, और इस खबर में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब ब्लूमबर्ग ने कहा कि शायद उन्होंने ये फाइनेंसिंग सिक्योर की है, और
सॉरी रॉयटर्स ने कहा है और ब्लूमबर्ग ने कंपनी के हवाले से खंडन किया है। ये पहली बार नहीं हुआ, ये तीसरी बार हो चुका है। आप मीडिया रिपोर्ट्स देख रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट जो पॉजिटिव आती है, सबसे पहले अंबुजा और पोर्ट की खबर आई थी कि वो बायबैक करने जा रहे हैं, कंपनी का खंडन आ गया। उसके बाद 3-4 दिन पहले एक खबर फिर से आई थी, कुछ उनके डेट की रिफाइनेंसिंग को लेकर या डेट के प्रीपेमेंट को लेकर, फिर कंपनी ने उसका खंडन किया। तीसरी बार ये हो गया कि जब रॉयटर्स ने कहा कि कंपनी ने कुछ फाइनेंसिंग सिक्योर की है $3 बिलियन की, और ब्लूमबर्ग कंपनी के हवाले से कह रहा है। सो इसलिए मेरा कहना है कि क्या सही है क्या गलत है हमें नहीं पता। अलग अलग सोर्सेज से जो अलग अलग खबर आती है, इन खबरों के दम पर शेयर वोलेटाइल हो सकते हैं। तो आपको अपनी सावधानी रखनी है, किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव खबर पर आप ट्रेड करें। सही खबर क्या आएगी वो मैं बता दूं। सही खबर और इम्पोर्टेंट खबर आएगी सुप्रीम कोर्ट से। आज सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट उस सुनवाई में कोई फैसला देता है, डायरेक्शन देता है, क्या कुछ कहता है, क्या कुछ डिटेल्स मांगते हैं, क्या होता है। एक कमेटी भी बनी, उनके नाम आने हैं, क्या पता और कुछ डिसीजंस हो। सो आई थिंक जो एकदम कंफर्म सोर्सेज है ना, जो एकदम पक्के, अगर समझिए कोई मीडिया रिपोर्ट्स कहे कि ये हुआ है और कंपनी कहीं नहीं हुआ है, तो आप किस पे भरोसा करेंगे? नेचुरली कंपनी पर, क्योंकि कंपनी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो मेरा कहना ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को आप ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पे जाएं, न कि सोर्स बेस्ड खबरों पे। इस वक्त सोर्स बेस्ड खबरें उनके बेसिस पे स्टॉक में मूव आ सकता है, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी रिस्की हो सकती है, ये ध्यान में रखने की बात है। तो जो ऑफिशियल खबरें या तो कंपनी की तरफ से आएंगी या फिर ऑफिशियल खबरें आप आज सुप्रीम कोर्ट में। तो आज इंटरेस्टिंग दिन हो सकता है इन शेयरों के लिए। 2 दिन अच्छी तेजी दिखाने के बाद लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो निर्णायक मूव होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी डायरेक्शन आता है, उसके बेसिस पे होना चाहिए। चलिए, तो इन स्टॉक्स पर भी एक बार नजर आज आप रख सकते हैं। आइए सर, फिर आज का एक्शन समझते हैं। काफी सारी चीजों पर बात करनी है। बिल्कुल है जी। ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर है, एफआईएस के संकेत भी न्यूट्रल हैं, घरेलू फंड्स के संकेत लगातार पॉजिटिव हैं, और बाकी वायदा कारोबार न्यूट्रल है। सेंटिमेंट नेगेटिव से न्यूट्रल हुआ है, ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव 1 है, पॉजिटिव 1 है, 4 न्यूट्रल है। 17,350 17,400 पहला सपोर्ट जोन है आपके लिए, और उसके ठीक नीचे 17,250 17,300 स्ट्रॉन्ग बाय जोन। बहुत क्लियर कट आराम से अच्छे लेवल्स निकल कर आए बिना मेहनत के। ऊपर में 17,500 17,550 पहली रुकावट की जगह पार करके निकले, तो 17,600 650 स्ट्रॉन्ग बिकवाली की जगह आपके लिए बनकर आएगी। ठीक है। बैंक निफ्टी यहाँ थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी है लेवल्स निकालने के लिए। निफ्टी के बड़े आसानी से मिले। 40,375 40,500 पहली सपोर्ट की जगह है। इसके ठीक नीचे 40,125 से 40,300 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है। वैसे स्ट्रॉन्गेस्ट बाय जोन तो दीप 39,900 40,000 पर आता है, लेकिन 40,700 पे बंद होने के बाद मैं वो ख्वाब भी नहीं देख रहा कि 40,000 के नीचे जाए। इसलिए 40,125 40,300 आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन के तौर पर निकल कर आएगा। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ 40,875 40,975 पहली रुकावट की जगह है। 41,000 के आसपास रुकना ही हमें। अगर पार करके निकले तो 41,125 41,200 ये 250 ये वो रेंज होगी जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली सब आपको आती दिखेगी। याद दिला दूँ, एक ज़माना था जब 18 दिन तक आप बैंक निफ्टी पर 41,000 के ऊपर बंद हुए थे। अब वो ज़माना आ गया, 41,000 ही माउंट एवरेस्ट लगने लगा है हमें। सो अब देखते हैं 41,000 के ऊपर बंद होना अपने आप में कुछ बहुत बढ़िया और अच्छी मजबूती के संकेत आपको देगा। ठीक है सर, गॉट इट। एफआईएस की पोजीशन करें, कल बाउंस बैक में थोड़ी इनकी पोजीशन बढ़ी है, थोड़ा कल पुट कॉल रेशियो भी बढ़कर आए, कितना इंपॉर्टेंट रहेगा सर ये? हल्की सी 15 से 18%, कोई खास चिंता की बात नहीं। पुट कॉल रेशियो भी ठीक है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बढ़ा है, वो थोड़ी चिंता की बात है 1.14। मतलब चिंता तो नहीं कहूँगा, सावधानी की बात है बस। इसका मतलब है कि थोड़ा ऊपर में ना ले, लेवल से खरीदारी करें। ठीक है। विक्स 7% घटा है, वो एक्सपेक्टेड लाइन पर है। आजकल रिलीवेंस थोड़ी कम हो गई है विक्स की, उतनी ज़्यादा रही नहीं। अब आइए स्टॉप लॉसेस दे दूँ। देखो, क्लोजिंग स्टॉप लॉस तो निफ्टी का बहुत क्लियर है, 17,300 ही रखना है, यहाँ से 150 पर नीचे। क्योंकि इस फॉल में अपने को सबसे लोएस्ट क्लोजिंग 17,300 की मिली, तो उसके नीचे बंद होंगे तो अपने को निकल जाना है। इंट्राडे स्टॉप लॉस आप 2 रख सकते हैं। डीप लगाना है 17,250 जो 200 पॉइंट, छोटा लगाना है 17,350 कल का लो, आपकी मर्जी। 100 पॉइंट का लगाना है या 200 का लगाना, आप डिसाइड कर लेना, दोनों में से एक लगा लेना। ठीक है। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस 40,300 का, किसी को बहुत छोटा लगाना हो 40,500 का लगाएं, और बहुत लंबा लगाना हो तो 40,000 का। आपको तीनों फैसिलिटी है। क्लोजिंग स्टॉप लॉस या तो आपका 40,000 का होना चाहिए,
या 40,250 का, जिस आपको ठीक लगे अपने हिसाब से कर लीजिए। बट बेसिकली 40,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक दिन 40,000 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, और फिर भी आपको लगता है नहीं इतनी बड़ी रिस्क है तो आप 40,250 का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है सर। शॉर्ट साइड पे स्टॉप लॉस 2 है आपके पास। वैसे तो 17,625 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे परफेक्ट है। जिनको छोटा रखना है वो 17,550 का भी रख सकता है। इन दोनों में से एक चूज कर सकते हैं। 17,625 ज़्यादा बेहतर है। बैंक निफ्टी में एक ही स्टॉप लॉस है, इंट्राडे और क्लोजिंग 41,000, सिंपल 300 पॉइंट ऊपर का। ठीक है, नई पोजीशंस पे आते हैं सर, कैसे बनाना? निफ्टी खरीदा है 17,300 से 17,400 की रेंज में, 400, 350, 303 टुकड़ों में आप खरीदेंगे। 17,250 के थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लेंगे। 450, 465 दो छोटे टारगेट, 500, 525 दो मीडियम टारगेट, 550, 600 बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको माफ कीजिएगा, खरीदारी करनी है। क्रिस्टल क्लियर है दीप, इसमें कहीं कोई लेवल्स में छेड़छाड़ नहीं करनी है, एकदम बढ़िया। अगर थोड़ा सा करना है तो 17,250 का जो स्टॉप लॉस है 5-25 पॉइंट अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले, नीचे देख ले, 17,200 कर ले, जो मर्जी आए। बट अदरवाइज एकदम लेवल्स क्रिस्टल क्लियर है। बेचने के भी लेवल्स जो है बहुत साफ है। 17,500 से 17,600 की रेंज में 3 टुकड़ों में बेचना है। 500, 550, 600, 650 का क्लियर स्टॉप लॉस है। ठीक है। 17,450, 425 दो छोटे टारगेट, 400, 350 दो मीडियम टारगेट, 350, 250 बड़े टारगेट। इतनी आसानी से बहुत कम मिलती है, मतलब खटाखट लेवल्स क्लियर मिल रहे हैं, बहुत क्रिस्टल क्लियर है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना पड़ा, और इसीलिए बेचने और खरीदने दोनों की राय आज एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है। एग्रेसिव ट्रेडर्स बैंक निफ्टी खरीद सकते हैं 40,300 से 40,500 की रेंज में। ठीक है, 500 पे लीजिए, 375 पे लीजिए, 300 पे लीजिए, 3 टुकड़ों में। स्टॉप लॉस हो गया आपका 40,250 का। क्लियर है? ठीक है। बहुत दूर लगाना तो 40,000 का लगाए, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि इतनी रिस्क लेनी नहीं है। 40,250 काफ़ी है। 40,575 और 40,700 दो छोटे टारगेट, 40,875, 40,975 दो मीडियम टारगेट, 41,125 फाइनल बड़ा टारगेट। ये आपके लिए खरीदारी की राय, ये भी क्लियर है। ठीक है। बेचने की राय, जो बैंक निफ्टी बेचना चाहते हैं एग्रेसिव ट्रेडर्स 41,000 को ये मान के बेचे कि 41,000 क्रॉस नहीं होगा। अगर 41,000 क्रॉस होने के संकेत आए तो नहीं बेचना है, तो नहीं बेचना है। हाँ, ये लग रहा है कि 41,000 पार नहीं होगा तो ही बेचना है, और बेचना है 40,875 से 40,975 की रेंज में। ये 100 पॉइंट की रेंज है जहाँ बेचना है। 41,150 थोड़ा दूर का है, यही स्टॉप लॉस लगाना है, स्ट्रिक्ट लगाना है। टारगेट जो नीचे के बनेंगे 40,725 और 40,600 दो छोटे टारगेट, 40,525 मीडियम टारगेट, 40,375 और 40,300 तक के फाइनल टारगेट बस इतने। बहुत क्रिस्टल, आज स्ट्रेटजी बनाने में मजा आया जी। लेवल्स निकल कर लेवल साफ निकलते हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट क्लियर मिलते हैं ना। और वो जनरली मैंने देखा है, जब एक तरफा ट्रेड के बाद थोड़ा बेस फॉर्मेशन के बाद जब ऊपर जाने या वो रिवर्स होने की कोशिश करता है, तब लेवल बहुत अच्छे निकल के आते हैं। हाँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर निकल के आते हैं। और आपका व्यू तो है ही कि डिप्स में आज मौका भी मिलेगा। बिल्कुल। कोई इंपॉर्टेंट लेवल वायदा कारोबार में है दीप, 17,400, इसके नीचे जाएंगे तो ये आपको कमजोरी फील करनी है। 17,500 इसके ऊपर निकलेंगे तो ही आपको और मजबूती फील करनी है। क्यों? 17,400 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1,11,00,000 शेयरों का। 17,500 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1,15,00,000 शेयरों का। तो लगभग बराबर है, 100 पॉइंट की रेंज है, बीचों बीच में आप बंद हुए, खुलेंगे आप 17,400 के आसपास, जो डेटा अभी दिखा रहे हैं 50 पॉइंट। 17,400 को होल्ड करना ये आपके लिए क्रूशियल है। 400 के नीचे फिसले 50 पॉइंट, 400 टिके रहे तो 17,450 पहले, बाद में 17,500। बैंक निफ्टी एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है नीचे की तरफ, 40,500, 37 लाख शेयर है पुट में, हाईएस्ट है। 40,500 जब तक नहीं तोड़े 200 पॉइंट नीचे, तब तक कोई टेंशन लेना नहीं। ठीक है। 41,000 ऊपर हल्की फुल्की रुकावट की जगह है, 33 लाख शेयर वहां पर है। 41,000 को पार करेंगे तो मजबूती और बनेगी। छोटी सी रुकावट की जगह 40,800 बीच में छोटी है, बड़ी 41,000। तो बैंक निफ्टी में भी साफ दिख रहा है 40,500, 41,000 इस रेंज को ट्रेड करने की कोशिश करेगा। गॉट इट सर। चलिए, तो सारे लेवल्स हैं अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। आज बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजी है, लेवल्स देखते हैं वहां से कितनी बार आपको ये निकल कर आते हुए दिखेंगे। एग्रेसिव ट्रेडर्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपको ट्रेड लेने में रिस्क बहुत ज़्यादा है कि नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, और लेवल्स की एंट्री पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान रखना है, और एक्टिव रहना है। एक्टिव है, हाँ, नहीं तो क्या होता है कि ट्रेड डाल दिया, घूमने चले गए, वो नहीं कर सकते। ऑफिस का काम करने, ऐसा नहीं ऑफिस में काम करते करते कॉफ़ी पीने चले गए, वो वाला नहीं वैसा। सो वो ध्यान रखना है कि आप अलर्ट रहें बस। ठीक है सर। चलिए, तो
तो ये है आपके लिए सारे के सारे आज की पूरी स्ट्रैटेजी और तैयारी। थोड़ी देर में एक्सक्लूसिव रिसर्च आ रही है, उसका आप करें इंतजार। 8:55 पर यहाँ पर अनिल जी भी अपना व्यू देंगे। 3 के बाद तेजी की रिसर्च आ रही है आपके लिए। आइए, तब तक हमारी टीम है तैयार खबरों को लेकर, ब्रोकरेजेस के एक्शन को भी लेकर, आज के ट्रिगर्स खबरें आइए जानते हैं। कुशल, नुपुर, अरमान और साथी आशीष हैं तैयार। कुशल, मॉर्निंग बताएं क्या कह रही हैं आज के ट्रिगर्स और खबरें। मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से आज सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस फोकस में रहने वाला है क्योंकि कंपनी की बोर्ड मीटिंग है डिविडेंड को लेकर। साथ ही जागरण प्रकाशन पर नजर रखिए, इसका बायबैक आज से खुलेगा। 16 मार्च तक ये बायबैक खुला रहेगा। 75 रुपये प्रति शेयर पर ये टेंडर ऑफर के जरिए बायबैक किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग होने वाली है अदानी हिडनबर्ग केस पर। तो यहाँ पर कुछ एक नाम आ सकते हैं जिसके अंतर्गत जो कमिटी है जो इस मैटर पर काम करेगी। तो ये देखना होगा कि यहाँ पर कौन से नाम आते हैं। वोट काउंट शुरू हो चुका है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में। साथ ही एक्स डेट है 361, यानी कि जो आईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट पहले था उसके बोनस और स्टॉक स्प्लिट जो इन्होंने जारी किए हैं उसकी एक्स डेट है। ग्लोबल इवेंट से फरवरी महीने का सीपीआई डेटा यूरोप का, और साथ ही जो ईसीबी पब्लिश करती है अपने अकाउंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, वहां पर भी फोकस रहेगा। आईपीओ अपडेट है दिवगी टीटीएस का। आईपीओ का दूसरा दिन है। पहले दिन आईपीओ 12% बढ़ा है जिसमें रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन 60% हो चुका है। फरवरी महीने का ऑटो सेल्स बिक्री आंकड़ों में 2 नंबर्स आने बाकी थे जिसमें हीरो मोटो का पहला बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर। कुल बिक्री 3,94,460 यूनिट्स पर आई है, अनुमान 3,88,000 यूनिट्स का था। साथ ही आयशर मोटर्स की रॉयल एनफील्ड के भी आंकड़े आ गए हैं, ये भी बेटर देन एस्टिमेट्स हैं। मोटरसाइकिल बिक्री 71,544 यूनिट्स पर आई है, अनुमान 70,000 यूनिट्स का था। 21% की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले फरवरी महीने के ऑटो बिक्री आंकड़ों में आई है। मारुति सुजुकी का अंत में फरवरी महीने का प्रोडक्शन आंकड़ा भी आया है, कल सेल्स डेटा आए थे। यहाँ पर प्रोडक्शन इनका पीवी उत्पादन 1.65 लाख यूनिट से घटकर 1.56 लाख यूनिट से, और इन्होंने एक अपडेट भी दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की कमी की वजह से मार्च में भी जो उत्पादन है उस पर असर संभव है। ओके, तो ये है आपके लिए आज की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और ऑटो सेल्स के अपडेट्स। मॉर्निंग नुपुर, बताएं कौन सी खबरें आपके पास। गुड मॉर्निंग। बजाज फिनसर्व जहाँ पे म्यूचुअल कंपनी को सीबी से लाइसेंस मिल चुका है। जो कंपनी की 2 सब्सिडरीज है उन्हें ये लाइसेंस मिला है, तो पॉजिटिव न्यूज़ आते दिखिए बजाज फिनसर्व के लिए। तो ये स्टॉक आज फोकस में रहने वाला। अदानी एंटरप्राइजेस, जैसे कि अभी डिस्कशन चल रहा था, रॉयटर्स में जो खबर आई थी उस पर ब्लूमबर्ग ने अदानी ग्रुप की तरफ से सफाई दी है, जहाँ पर उनका कहना है कि सोवरेन वेल्थ फंड से $3 बिलियन के कर्ज से रिलेटेड जो खबरें उसका अदानी ग्रुप खंडन करता है। हालांकि एक्सचेंजेस ने भी इस न्यूज़ पर स्पष्टीकरण मांगा है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है वापस से। एक्सिस बैंक, जहां पे सिटी कंज्यूमर बिजनेस एक्विजिशन के बाद अपडेट आता दिखा है, जहां पे उनका कहना है कि सिटी के 24 लाख ग्राहक एक्सिस के साथ जुड़ जाएंगे। क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है वो उसमें मार्केट शेयर भी बढ़ जाएगा, 11% से बढ़कर 16% होने वाला है। और क्रेडिट कार्ड का जो कस्टमर बेस है वहां पे 19% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। साथ ही साथ एडवांसेस भी देखेंगे तो 42% की बढ़त यहाँ पर भी हो सकती है। इनफैक्ट जो कासा रेशो है वहां भी 1.5% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। तो आज एक्सिस बैंक फिर से फोकस में रहने वाला है। ऑर्डर इनफ्लोज काफी सारे, शुरुआत करते हैं एचएएल से, जहां पे तो आज एक्सिस बैंक फिर से फोकस में रहने वाला है। ऑर्डर इनफ्लोज काफी सारे, शुरुआत करते हैं एचएएल से, जहां पे कैबिनेट ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 70 HTT 40 BCs एयरक्राफ्ट खरीदने को मंजूरी दी है, और एचएएल से 6,830 करोड़ में एयरक्राफ्ट खरीदेगी। तो पॉजिटिव न्यूज है कंपनी के लिए। साथ ही साथ 10 मार्च को दूसरे अंतरिम डिविडेंड को लेकर बोर्ड बैठक भी है, तो इस पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा एलएनटी को भी ऑर्डर मिलते दिखाएं, जहां पे कैबिनेट से 3 ट्रेनिंग शिप खरीदने को मंजूरी मिली है। 3110 करोड़ को में ये खरीदा जाएगा, तो पॉजिटिव न्यूज है एलएनटी के लिए भी। और सबसे बड़ा ऑर्डर और बिडर यहाँ पे जो सामने आ रही है ऑर्डर इनफ्लो, वो है आरवीएनएल, जहाँ पे उन्हें वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए L1 बिडर घोषित किया गया है। आरवीएनएल का जेवी है, जहां पर उनकी 25% की हिस्सेदारी है। 200 वंदे भारत ट्रेन बनने वाली है, जिसमें से जो L1 बिडर है आरवीएनएल और उनकी जेवी वो 120 ट्रेन बनाएगी, और जो सेकेंड बिडर है टीटागढ़ वैगन और BHEL जो 80 ट्रेन बनाने वाली है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इंडियन रेलवेज ने ये भी कहा है कि जो विनिंग बिडर्स है उन्हें 32,000 करोड़ का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाएगा आने वाले 30 सालों के लिए। तो पॉजिटिव न्यूज़ है इन सारी कंपनीज के लिए। तो ढेरों ऑर्डर विंस आए हैं, और ये वंदे भारत वाला तो बड़ा ऑर्डर है। 2 डिफरेंट सेट ऑफ कंपनीज को ये ऑर्डर डिवाइड करना पड़ेगा। अरमान, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं।
जी, सबसे पहले टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाटा कंज्यूमर्स की बिस्लरी के साथ जो होने वाली डील पर उनकी सफाई आती हुई दिखी है। उन्होंने ये कहा है कि जो बिस्लरी के साथ जो है बातचीत है वो अभी भी जारी है। केएनआर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में अगर आप उनको भारतमाला परियोजना फेज 1 के लिए इनको एक एलओए मिलता हुआ दिखा है और लगभग 665 करोड़ का जो है कंपनी को एलओए मिला है। एमसीएक्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक नेगेटिव खबर यहाँ पर आती हुई दिखी है, क्योंकि इनको सेबी से एनएससी के 2 अगर आप देखेंगे नए प्रोडक्ट्स की मंजूरी मिली है, जिसमें आप WTI क्रूड ऑयल देखेंगे या गैस के जो फ्यूचर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करने के लिए एनएससी से जो है एनएससी को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और अंत में अगर आप बात करेंगे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की, यहाँ पर एक बढ़िया अपडेट आता हुआ दिखा है कि कंपनी के जो आईटी डिपार्टमेंट में जो है फ्रेश असेसमेंट मिला है। मामला जो है ये असेसमेंट अगर आप देखेंगे 19 का है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे जब इनको टोटल जो इनकम टैक्स का जो असेसमेंट आया था वो आदेश था लगभग 2300 करोड़ के आसपास का था। वो अब जो आदेश है, अब जो नया असेसमेंट आया है उसमें जो मांग गई है वो लगभग 120 करोड़ के आसपास की गई है, तो यहाँ पर उनको एक राहत मिलती हुई दिखी। ओके, तो ये है आपके लिए आज की सारी खबरें। आइए अब जानते हैं आज का ब्रोकरेज एक्शन भी एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, आज तो ढेरों रिपोर्ट्स हैं, बताएं टॉप रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले एक्सिस बैंक के साथ शुरुआत करते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई है, जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1150 रुपये के लक्ष्य के लिए। 865 की जो है क्लोजिंग है और ये मान रहे कि जो सिटी के इंडिया रिटेल कारोबार का एक्विजिशन किया है सही समय पर भी किया है और सस्ते भाव में भी किया है, तो काफ़ी पॉजिटिव माना जाएगा। वहीं CLS से खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 1250 रुपये के लक्ष्य के लिए। जेफरीज ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 1170 से घटाकर पूरे 1100 रुपये कर दिया है। इसके अलावा BHEL यहाँ पर भी रखिएगा आप खास नज़र, क्योंकि मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है। अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य दिया है केवल 39 रुपीज़ का। 73 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि BHEL का जो कंसोर्शियम है टीटागढ़ वैगन्स के साथ L2 बिडर जो है वो घोषित हुआ है और 140 करोड़ पर ट्रांजिट के कॉस्ट के हिसाब से हुआ है, तो यहाँ पर फायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन व्यू में अभी तक कोई भी बदलाव नहीं किया है। MCX यहाँ पर भी रखिएगा नज़र, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को माफ़ कीजिएगा, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1125 रुपये के लक्ष्य के लिए। 1431 की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम में अगर आप देखें तो थोड़ा सा बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है, तो यहाँ पर रखेंगे आप नज़र। लेकिन खास रिपोर्ट आई है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस पर, जहाँ पर CLSA की तरफ से जो है रेटिंग को कर दिया गया है अपग्रेड। पहले ये आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया करते थे, अब ये खरीदारी किराए दे रहे हैं। लक्ष्य भी देखें तो 570 से बढ़ाकर सीधे 700 रुपये कर दिया है। लेकिन इसके विपरीत बिल्कुल उल्टा व्यू है UBS की तरफ से, जहाँ पर बिकवाली किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य में भी कटौती की है, 660 से घटाकर 525 कर दिया है। करंट मार्केट प्राइस से नीचे है और मान रहे कि जितनी भी पॉजिटिव खबरें हैं सब की सब प्राइस्ड इन है। बेहद इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं, दोनों ही तरह की आती हुई दिख रही है। इसके अलावा भी और कोई रिपोर्ट्स हैं आशीष? हाँ सर, आज काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं। LNT पर रखेगा नज़र। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 2115 रुपये की क्लोजिंग है, 2650 रुपये का लक्ष्य दे रहे। मैनेजमेंट मीट हुई है, इसके बाद ये रिपोर्ट आई है। टेक महिंद्रा पर सिटी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दिया 1025 रुपये का। LTI माइंट्री पर भी सिटी बेरिश ही है, क्योंकि बिकवाली किराए को बरकरार रखे हुए हैं। 4744 की क्लोजिंग है, 4030 रुपये का लक्ष्य दिया है। LTTS पर नोमेरा थोड़े से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, रिड्यूस की रेटिंग दी है। 3050 रुपये का टारगेट है, 3750 की क्लोजिंग है। कुछ पॉइंट्स इन्होंने पॉजिटिव हाईलाइट किए, जैसे 15% CAGR जो है आपको FY25 तक अर्निंग्स में देखने को मिल सकता है। और फिलहाल के लिए देखिए सिटी की रिपोर्ट आई है अल्ट्राटेक सीमेंट पर, जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 7900 रुपये के लक्ष्य के लिए। श्री सीमेंट पर देखिए बिकवाली किराए को बरकरार रखा है 22000 रुपये के लक्ष्य के लिए। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, जहाँ पर क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1250 रुपये के लक्ष्य के लिए। और अंत में जोमैटो, जहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी किराए को तो बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 100 रुपये से घटाकर 80 रुपये कर दिया। हालांकि अभी भी करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी ऊंचा लक्ष्य है, क्योंकि 55 की है क्लोजिंग। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा एक्शन और भरपूर। देखिए रिपोर्ट ज़्यादा आती आशीष का कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग दिखता है। मैंने बोला और रिपोर्ट, हाँ सर लेकर आया हूँ इतना जोर से, मतलब हाँ वेरी गुड। आजकल बैन से बेनिफिट नहीं हो रहा ना। हाँ बैन से, ओ मतलब सीरीज की शुरुआत, अच्छा, काम ज़्यादा नहीं कर रहे, उतना ही हो रहा है काम, तो बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। ओके, तो चलिए कोशिश करें किसी स्टॉक में स्टॉक को बैन में घुसाने की। आज दोपहर 3 बजे भी देखेंगे क्या रहती है लिस्ट। आइए तब तक बढ़ते आगे और वक्त है सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का पिक ऑफ द डे के साथ।
बंसल जी सुप्रभात, शुरुआत करें सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो मारुति पे खरीदारी की राय है। कल चलते चलते इसके अंदर काफी समय बाद एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक प्रबल दावेदार है, चलने का अगर मूव आना है तो आज या कल में आना चाहिए। 8650 8650 का स्टॉप लॉस लगाना है। 8930 के टारगेट के लिए इस पे खरीदारी की राय है। अनिल जी 8930 इंग्लिश में बोला है, हिंदी में बोलना आता नहीं है। 89 को क्या बोलते हैं, तो 8930 के टारगेट के लिए मारुति को खरीदें। अरे ऐसे कैसे नहीं आता, गजब कर रहे हो। बोलो नवासी, बोलो नवासी। अनिल जी भूल जाते हैं, आपको 49 भी नहीं आता। अनिल जी क्या क्या सिखाएंगे आप, इसी से काम चलाना पड़ेगा आपको। 8950 8950 हाँ 8950 8900। अरे ऐसा नहीं तो मैं आसान तरीका बताता हूँ। 8950। अब इसमें क्या प्रॉब्लम मुझे बता। हाँ ये तो हिंदी में हर चीज की आसानी का तरीका है। ये आसान है अनिल जी। अरे आसान तो हिंदी से आसान कुछ है नहीं, वो आपने मन में बना रखा है कि मुश्किल है। मुश्किल तो अंग्रेजी है, GOOD गुड। नहीं अनिल जी, हिंदी से आसान एक चीज है अनिल जी। क्या कुछ ना बोले अनिल जी, हिंदी से आसान है अनिल जी, गुलाटी मारना। अनिल जी यस्टरडे अनिल जी पिक ऑफ द डे की शुरुआत आपने कुणाल जी के साथ करी थी। हाँ। उस दिन के बाद से कुणाल जी समय से नहीं आ रहे हैं। आपकी शिकायत दर्ज हो चुकी है। हाँ। उचित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो बंसल जी की तरफ से 8950 के टारगेट के 8950 के टारगेट के साथ खरीदारी करने की राय मारुति सुजुकी में। आइए सुमित जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक मेरे रडार पे है वो है रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट के अंदर एक तेजी का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक ने कल भी एक तेजी का मूव दिखाया था। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो होल्ड करें, डिप में खरीदारी करें। 710 रुपए का इसके अंदर नीचे में सपोर्ट बनेगा, तो 710 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं उसमें पहला टारगेट बनेगा 750 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 760 रुपए का। तो 750 से 760 के टारगेट्स के लिए रैमको सीमेंट में खरीदारी करें 710 के स्टॉप लॉस से। ओके, रैमको सीमेंट यहाँ पर करें खरीदारी 710 का स्टॉप लॉस लगाकर 750 और 760 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। 730 के आसपास हुआ है बंद। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपको क्या पसंद है आज के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी खरीदारी करनी है REC में, जिसका बंद कल 115 रुपए के आसपास हुआ है। मुझे लगता है कि चार्ट सेटअप पॉजिटिव है, एक अच्छी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, लेकिन लगातार बाजार के कंपैरिजन में यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी कम है और अपने हाइस के आसपास कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक तेजी दिखा सकता है, इसलिए आज के लिए 120 रुपए के टारगेट्स के लिए REC में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी और 112 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 112 की स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी REC में, ये राय है आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से भी आती हुई है। आइए कुणाल जी का भी किया जाए स्वागत। कुणाल जी सुप्रभात। बंसल जी की आपत्ति दर्ज हुई आपको या आप तब तक जुड़ नहीं पाए थे? नहीं अनिल जी, मुझे पता लगा अनिल जी, जैसे अनिल जी क्लास में ऐसे कुछ छात्र होते हैं मेधावी, हाँ। जो अनिल जी टीचर को पहले बता देते हैं कि फला बच्चा होमवर्क करके नहीं आया है, हाँ। मैम प्लीज चेक कर लीजिए। तो अनिल जी बिल्कुल उसी अंदाज में अनिल जी बंसल जी ने आपको कंप्लेन दर्ज कराई। हाँ। मैंने अनिल जी पूरी बात सुनी है और इसका अनिल जी मैं भी जवाबी कार्रवाई करूंगा अनिल जी वक्त आने पर। अपना बस्ता संभाल के रखें, अपनी नोटबुक दूसरे को देखने क्यों देते हैं आप? घुसपैठ हो जाती है। जी कुणाल जी स्वागत है आपका भी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी सुप्रभात आपको, सुप्रभात दीपांशु को, सुप्रभात छात्र सभी छात्रों को। और अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है MCX के चार्ट पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है अनिल जी, और मुझे लगता है कि बहुत अरसे बाद MCX में मोमेंटम पिछले 2 सत्रों में देखने को मिला है, ये जारी रहेगा। स्टॉक 1485 1500 के लेवल्स को छू सकता है, तो गिरावट में इसको बाय करें अगर आज शुरुआती गिरावट में मिल जाता है। 1415 पर एक स्टॉप लॉस रख लें, 1465 1485 दो टारगेट। ओके, ये है आपके लिए MCX पर खरीदारी करने की राय आज आती हुई। 1431 पर हुआ था बंद और 1415 का स्टॉप लॉस, 65 का टारगेट। सुप्रभात सेठी साहब, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर आज के लिए।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, कल हमने पिछले 8 दिनों की गिरावट के बाद एक बाजार में अच्छी खासी रिकवरी देखी और आज हालांकि एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा वीक दिखा रहा है, बट मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी रहेगी और बाजार भी रिकवर होने चाहिए। जो आज की मेरी पिक ऑफ द डे है, स्टॉक है खबरों में भारत फोर्ज पे खरीदारी करने की सलाह है। कल जो डिफेंस से बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, तो आर्टिलरी गन्स के लिए इस कंपनी को भी एक बड़ा ऑर्डर मिला है, तो उसका एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलना चाहिए। तो इसमें खरीदारी करने की सलाह है। 845 का मेरा टारगेट है और 815 का स्टॉप लॉस रखना है। ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। भारत फोर्ज 815 का स्टॉप लॉस, 845 का टारगेट। सेठी साहब के लिए इसमें तो ढेर सारे स्टॉक्स होते हैं। सेठी साहब बताएं, इसके अलावा और कौन कौन से स्टॉक्स हैं रडार पर? हाँ, इसके अलावा अनिल जी 4 स्टॉक्स और हैं। तो जो दूसरा स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है, टाटा केमिकल्स अच्छा लग रहा है अनिल जी। एक बेहतरीन कंपनी है और पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी गिरावट आई, उसके बाद से स्टॉक में कल एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिला। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें आज का टारगेट है 1025 का, स्टॉप लॉस रखना 980 रुपए का। तीसरा स्टॉक है आदित्य बिरला फैशन रिटेल, इसमें खरीदारी करने की सलाह है। 235 पे कल बंद हुआ है, टारगेट है 245 का और स्टॉप लॉस है 230 का। चौथा स्टॉक है कमिंस। कमिंस पे मैं काफी दिनों से नीचे लेवल से बुलिश रहा हूं और जैसे सरकार ने जो बजट में केपेक्स पे फोकस किया, उसका एक फायदा पूरे सेक्टर में देखने को मिल रहा है। तो एबीबी, सीमेंस, कमिंस तीनों ही अच्छा करते हैं। मुझे लगता है इसमें भी खरीदारी करनी चाहिए। 1602 पे बंद हुआ, 1635 का टारगेट, 1585 का स्टॉप लॉस। और फाइनली वापस से एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि चला नहीं है। रिजल्ट्स के बाद थोड़ा गिरावट आई, बट मुझे लगता है करंट लेवल्स पे एक बहुत अच्छा स्टॉक है जिसमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। इसमें खरीदारी करने की सलाह, आज का टारगेट 102 का, स्टॉप लॉस रखना है 94 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए तरफ से सेठी साहब की कुछ बेहतरीन कॉल्स। भारत फोर्ज, टाटा केमिकल्स, एबी फैशन, कमिंस और बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। सेठी साहब जरा बीएचईएल पर भी अपनी राय दे दें। एक्चुअली आरवीएनएल, बीएचईएल, टीटागढ़ तीनों पर राय जानना चाहूंगा। ये वंदे भारत ट्रेन का जो बड़ा ऑर्डर है, 200 ट्रेन का ऑर्डर है, जिसमें से 120 ट्रेन आरवीएनएल अपने जॉइंट वेंचर पार्टनर के साथ बनाएगी और बाकी 80 ट्रेन बीएचईएल टीटागढ़ का जॉइंट वेंचर है, ये बनाने वाला है। जरा राय दें सर इस पर। नहीं, बिल्कुल दीपांशु, एक बहुत ही जबरदस्त खबर है रेलवे स्टॉक्स के लिए, खास करके इन सारी कंपनियों के लिए एक बड़ा ऑर्डर है। और वैसे भी रेलवे पे सरकार का फोकस रहा और मेरा आमतौर पे जब भी रेलवे स्टॉक्स की बात आती है तो आरवीएनएल हमेशा रडार पे रहता है। कई बार मैंने निचले लेवल्स पे भी इसको रिकमेंड किया है। बजट के पहले भी एक बहुत अच्छी तेजी हुई, मैंने तो 40 रुपए के लेवल्स पे एक बार रिकमेंड किया था और कुछ ही दिनों में ये 80-85 के लेवल्स भी गया था। मुझे लगता है आरवीएनएल इज द बेस्ट प्ले, इस पे खरीदारी करने की सलाह है। बाकी जहां तक बीएचईएल, टीटागढ़ वैगन लिमिटेड का सवाल है, ये दोनों भी आज अच्छा करेंगे। बीएचईएल पे कोई अभी मैं सुन रहा था ब्रोकरेज रिपोर्ट्स काफी नेगेटिव है, हालांकि उतना नेगेटिव मैं नहीं हूं, बट इस स्टॉक पे थोड़ा विद कॉशन ट्रेड या इन्वेस्ट करना है, बिकॉज फंडामेंटल्स अभी भी बहुत अच्छे नहीं हुए हैं। बट ओवरऑल इस आज की जो खबरें हैं, ऑर्डर्स के जो ऑर्डर्स ऐलान किए हैं, 200 वंदे भारत ट्रेन की बड़ा ऑर्डर है और रेलवे स्टॉक्स आज फोकस में रहने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए भेल पर राय आती हुई सेठी साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और एक बेहद इंटरेस्टिंग खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिसयूज करने वाले लोगों पर सेबी ने एक बड़ा एक्शन लिया है और ये एक्शन यूट्यूब चैनल्स के जरिए शेयरों के दाम चढ़ाने और घटाने को लेकर एक्शन होता हुआ दिखा है। जिन कुछ शेयरों के दाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और यूट्यूब पर इस तरह से किया गया। इंटरेस्टिंग बात इसमें सबसे ज़्यादा है कि इन सब मामलों में जाने माने फिल्म अभिनेता अरशद वारसी, जिन्हें आप मुन्ना भाई एमबीबीएस में सर्किट के किरदार से ज़्यादा पहचानते हैं, हाँ। उनका नाम आता हुआ दिखा और सेबी ने उन पर भी पाबंदी लगाई है, उन पर, उनकी पत्नी, उनके और साथियों पर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आती दिख रही है। शेयर पंप और डंप के मामले में जाने माने एक्टर अरशद वारसी पर पाबंदी लगी है। आइए हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ हैं इस वक्त। तरुण, सबसे तो पहले तो बताएं क्या ऑर्डर आया है सेबी का और कितने लोगों पर, किन किन पर? देखिए सर, ये जो ऑर्डर है ये YouTube के जरिए जो एक वॉल्यूम क्रिएट किया जाता है अपनी वेबसाइट पे, और उसके बाद और उससे पहले कुछ शेयर्स को खरीदा जाता है, और जब वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है, लोग उस शेयर को खरीद लेते हैं, तो उसके बाद उसको बेचने का काम किया जाता है। ये जो पंप एंड डंप, जिसको एक डेफिनेशन सेबी ने दी है, उसको लेकर ऑर्डर पास किया है। मनीवाइज करके एक यूट्यूब चैनल है, उसमें
उसके जो लोग हैं उन्होंने ये काम किया है। और साधना जो एक टीवी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है उसके शेयर को यूज किया गया है और इसमें 31 लोगों के खिलाफ सेबी ने ऑर्डर पास किया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग, जैसे कि आपने बताया कि मुन्ना भाई MBBS के जो एक फेमस किरदार थे सर्किट, वो भी इस सर्किट में फंस गए हैं। उन्होंने भी इस पूरी धांधली में अपनी भागीदारी निभाई है। उन्होंने नहीं, उनकी वाइफ और उनके ब्रदर इन लॉ ने भी इसमें भागीदारी निभाई है और उन्होंने यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट किया है। और वॉल्यूम भी ऐसा कि मतलब जो टोटल ट्रेडिंग जो कंपनी साधना कंपनी में हो रही है उसमें करीबन 3 से 4% का वॉल्यूम इनकी तरफ से क्रिएट किया गया। और जब ये साधना के बारे में जब न्यूज यूट्यूब पे आ गई और उसके बाद उन्होंने इस स्टॉक को बेचा। और न्यूज भी इंटरेस्टिंग है, वो बता रहे हैं कि ये कंपनी के अंदर एक जो कंपनी अभी काफी चर्चा में है वो कंपनी इस साधना न्यूज चैनल को खरीद सकती है क्योंकि इनके पास कई तरीके के लाइसेंस है और वो न्यूज चैनल में इंडस्ट्री में एंटर करना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पे मिलने वाला है इस कंपनी को। तो इसी के चलते प्राइस में एक अपमूव आया और अपमूव से पहले अरशद वारसी, उनकी वाइफ और उनके जो ब्रदर इन लॉ, इन्होंने स्टॉक खरीदा और उसके बाद उसको बेच दिया। और सेबी ने जो मेन मनीष मिश्रा और बाकी लोग हैं उनके बीच में और अरशद वारसी की जो वारसी और उनकी वाइफ के बीच में कॉल डेटा रिकॉर्ड्स भी खंगाले हैं, उनको वो सबूत भी मिले हैं। तो इस वजह से एक स्ट्रॉन्ग केस यहाँ पे सेबी ने इन तीनों के खिलाफ बनाया है। तो सेबी ने आज 2 ऑर्डर पास किए, लेकिन जो साधना जो स्क्रिप्ट में जो पंप एंड डंप का काम हुआ है उसमें अरशद वारसी और उनकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट सेबी ने पाई है। तो YouTube चैनल के जरिए 2 स्टॉक में जो पंप एंड डंप का एक्शन हुआ उस पर सेबी ने बड़ी कार्रवाई की है। पहला है साधना ब्रॉडकास्ट। साधना के नाम से कई कंपनियां, तो आप कंफ्यूज ना हो। साधना ब्रॉडकास्ट ये है वो कंपनी जिसके शेयर चढ़ाने और उसके बाद बेचने के मामले में अरशद वारसी, उनकी पत्नी, उनके ब्रदर इन लॉ, इन पर बड़ा एक्शन होता हुआ दिखा है। और दूसरी कंपनी है शार्प लाइन लिमिटेड। इस मामले में 14 अलग अलग लोगों पर पाबंदी लगी है। प्रॉफिट यात्रा और मिड कैप कॉल्स, ये 2 यूट्यूब चैनल चलते थे। ये यूट्यूब चैनल अपना काम हो जाने के बाद चैनल डिलीट कर दिए जाते थे। तो ये पूरा एक्शन सेबी ने पकड़ा है और उसके बाद कुल मिलाकर 45 लोगों पर यह कार्रवाई होती हुई दिखी। तो एक बड़ा एक्शन सेबी की तरफ से आता हुआ इस पूरे के पूरे मामले में, और जिसमें जाने माने फिल्म अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी, दोनों ही 1 साल की, आई थिंक 1 साल की ही पाबंदी, शायद जहाँ तक है, मैं एक बार समय देख चेक करूँगा, लेकिन हाँ उन पर पाबंदी लगी है, ये बात कंफर्म है। धन्यवाद तरुण, ये पूरी रिसर्च और अपडेट हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए अपडेट आया है और नज़र रखिए पंप एंड डंप और ये जो सारी अलग अलग तरह की स्कीम्स चलती हैं यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, उस पर सेबी का बड़ा एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। बजाज फिनसर्व, इनके लिए बड़ी खबर आई है। एक बार सेठी साहब से उनकी राय लेता हूँ, फिर चार्ट चेक भी लेंगे। सेठी साहब, म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू करने के लिए सेबी से लाइसेंस मिल गया बजाज फिनसर्व को। बिल्कुल दीपांशु, खबरें पॉजिटिव है स्टॉक के लिए और वैसे भी एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होकर एक अच्छे लेवल्स पे ट्रेड करता है। मुझे लगता है ये जो आज खबरें आई हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए, इनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो आई थिंक दैट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव और स्टॉक करंट लेवल्स पे ठीक लगता है, तो खरीदारी करने की सलाह करंट लेवल्स पे। बजाज फिनसर्व, कुणाल जी एक बार चार्ट्स भी देख लें सर इसके। देखिए चार्ट पर अगर आप देखें दीपांशु, पिछले कुछ समय में हमने स्टॉक को अंडर परफॉर्म करते हुए देखा है और मुझे लगता है कि अब इसमें एक कंसोलिडेशन हो रहा है, एक मेजर कंसोलिडेशन इन स्तरों पर होता हुआ दिख रहा है और स्टॉक अगर 1400 रुपए के लेवल्स को पार करता है तो इसमें वापस से आपको अपसाइड बनते हुए दिखेगा। तो मेरी राय में थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 1400 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर नई खरीदारी की राय होगी। 1400 के ऊपर स्टॉक में ब्रेकआउट होगा तो खरीदारी की राय देंगे। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फिनसर्व पर आपके लिए राय।